आप सबको नमस्ते। मेरे हाथ में ये किताब है और इस किताब का शीर्षक है द बैटल ऑफ रेजांगला। इसको लिखा है कुलप्रीत यादव, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट की पोस्ट से वो रिटायर हुए। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, उनमें से एक किताब है द बैटल ऑफ रेजांगला। और बैटल ऑफ रेजांगला वो युद्ध है जिसको कि प्रत्येक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि केवल 121 लोगों ने, 120 जवान और एक सेना का वो अधिकारी जो कि उस युद्ध को लड़ता है। रेजांग का मतलब होता है माउंटेन और ला का मतलब है पास। तो एक माउंटेन पास पर लड़ी गई वो लड़ाई, जब 1300 चाइना के सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया केवल 120 जवानों द्वारा। हम सब लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा अगर हम सब लोग इस किताब को अगर जाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। तो इसमें लिखा है जो कुलप्रीत यादव साहब ने, ऐसा लिखा है मानो हमारे सामने वो चुशूल की पहाड़ियाँ होंगी, हमारे सामने वो रिजांगला का वो पर्वत होगा, हमारे ठीक ऊपर ब्लैक टॉप होगा, गुरुंग हिल होगा, मगर हिल होगा, सेंगपो लेक होगी, जो कि पेंगोंग लेक भी वहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे रिजेस हैं, पॉइंट्स हैं, पीक्स हैं। ऐसा लगता है इस किताब में कि जैसे हमारे सामने वो युद्ध हो रहा होगा रेजांगला का। रेजांगला को अगर समझना है तो हम सब लोग ये समझें कि 120 जवान, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के वह जवान, और एक उसमें जो कि उनके कंपनी कमांडर थे, उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की ये चार्ली कंपनी रेजांगला पर होती है। अगर इसको और अच्छे से हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो इसके मैप पर अगर हम लोग जाएं तो मैप को अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि लड़ाई आखिर हो क्यों रही थी। क्योंकि 1962 का वो साल, हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग कहने लगे, लेकिन चाइना ने भारत के ऊपर किस तरीके से आक्रमण किया, पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया। तो ये वो नक्शा है अगर इसको हम लोग देखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इलाके पर और लद्दाख के कुछ इलाके को एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने का काम किया चाइना द्वारा। और इसको हम लोग देखिए, ये इस मैप पे अगर हम लोग जाने की कोशिश करें, ये ब्लैक अगर स्पॉट आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइनिंग अगर आप लोग देख रहे होंगे, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। राइट साइड की तरफ देखेंगे तो वो चाइना का इलाका है, लेकिन लेफ्ट साइड देखेंगे ये भारत का इलाका है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लेह लद्दाख का जो एक तरीके से एरिया है, ये लेह है। लेह से बहुत नज़दीक की दूरी है चुशूल, और चुशूल वो इलाका जिसको कि कैप्चर करना चाहता था चाइना, ताकि हम और अंदर आ पाएँ और एक तरीके से भारत की जो बॉर्डर इलाके हैं उसको अपने कब्जे में ले लें। तो ये चुशूल का और लेह का जो इलाका है वो बहुत नज़दीक का इलाका है। और चुशूल एयर स्ट्रिप, यहाँ पर एक छोटा सा ये टाउन है। एक तरीके से 1962 में जब हम लोग जाने की कोशिश करें तो 1962 में यहाँ जो अधिकतर जो जनसंख्या यहाँ की थी वो अनपढ़ थी, वो इलिटरेट थी। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इंडियन आर्मी के जो फाइटर पायलट्स थे, या यूं कहें कि जो विमान थे जो कि लॉजिस्टिक पहुंचाने का काम करते थे, चाहे वो रशिया का AN-12S हो, चाहे वो अमेरिका का फेयरचाइल्ड C-119S हो, वो यहाँ पर उतरता, भारत की इंडियन आर्मी की वो मदद करता कि बहुत सारी जो रसद पहुंचानी है, आर्म्स अम्यूनिशंस पहुंचाना है, इस नज़दीक के इलाकों पर भी वो रसद अगर पहुंचानी होगी तो इंडियन आर्मी के वो तमाम सारे जो फाइटर जेट्स थे, एरोप्लेन थे, वो यहाँ पर पहुँचते थे। ये चुशूल का इलाका, और इसके ठीक नीचे था मगर हिल। इस मगर हिल पर देखें तो यहाँ पर कैप्टन रघुनाथ V जतर यहाँ पर पोस्टेड थे। वो एक तरीके से ब्रावो और डेल्टा कंपनी के पोस्ट कमांडर थे। और इसके ठीक नीचे अगर देखें तो रेजांगला है, और इस रेजांगला के अंदर यहाँ से ये स्पुंगुर गैप है, ये स्पुंगुर लेक है। सो का मतलब होता है लेक होता है लद्दाख में मतलब। और यहाँ देखेंगे तो ये पेंगोंग लेक है। ये पेंगोंग, यहाँ पर भी बहुत सारी गतिविधियाँ बनी हुई हैं। भारत और चाइना के बीच में अधिकांश यहाँ पर मुठभेड़ भी लगातार होती रहती है, और यहाँ पर भी एक तरीके से ये बहुत सीरियस इलाका है। तो ये लेह है, चुशूल है, मगर हिल है, रेजांगला है। इस रेजांगला को कैप्चर अगर यहाँ से आगे अगर बढ़ जाते तो बहुत आसानी से चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो चुशूल को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लेते और आसानी से लेह तक पहुँच जाते। तो यहाँ पर इस रेजांगला, इस पॉइंट पर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी बहुत मजबूती से लड़ी। यहाँ से उन 121 लोगों ने, भारत के 13 कुमाऊं की चार्ली बटालियन ने क्या काम किया, चार्ली कंपनी ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। और चाइना को ये लगा कि शायद बहुत सारे सैनिक वहाँ मौजूद हैं
और फिर उसके बाद उन्होंने सीज फायर कर दिया बाद में। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो 13th कुमाऊं बटालियन को अगर हम लोग समझें तो 13th कुमाऊं बटालियन उससे पहले हम लोग देखिए वहाँ 114 ब्रिगेड वहाँ खड़ी है, वहाँ पर 1/8 गोरखा राइफल भी है, वहाँ पे 5 जाट भी है, वहाँ पे 1 जाट एलआई भी है और वहाँ पर 13th कुमाऊं रेजिमेंट भी है। तो इन तमाम सारी जो ब्रिगेड्स हैं, जो अलग अलग सेना की जो टुकड़ियाँ हैं, इनके ब्रिगेडियर कमांडर थे ब्रिगेडियर TN रैना, तपीश्वर नारायण रैना। फिर उसके बाद अगर हम लोग 13 कुमाऊं बटालियन को समझने की कोशिश करें तो उसकी अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, डेल्टा कंपनी और चार्ली कंपनी को अगर हम लोग समझें तो जो अल्फा कंपनी थी 13 कुमाऊं बटालियन की, वो उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया, बेस कैंप बनाया चुशूल पे, ताकि जो रिजर्वायर है, बहुत सारे जो आर्म्स एम्युनिशंस हैं, वो वहाँ पर मौकाए जो एक तरीके से जगह है वहाँ पर पहुँचाई जा सके और जो रसद है, तमाम सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाए। तो अल्फा कंपनी अपना बेस कैंप बनाती है चुशूल पर, ब्रावो और डेल्टा कंपनी बनाती है मगर हिल पर, जो कि रिजांगला के ठीक ऊपर है, और मगर हिल पर जो कि पोस्ट कमांडर वहाँ पर हैं, वो वहाँ पर हैं कैप्टन रघुनाथ V जतर, वहाँ पर पोस्ट कमांडर हैं। रिजांगला उसके ठीक नीचे है और उसके बाद सो लेक है। फिर उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, स्पुंगुर लेक जिसको कहा गया है, स्पुंगुर लेक के थोड़ा बगल पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर 13th कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी है। पहले ब्रिगेड हो गई तो ब्रिगेडियर कमांडर TN रैना। फिर उसके बाद अगर 13th कुमाऊं को समझे तो उसके कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल HS ढींगरा, लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा, और लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा उनके साथ उनके एडजुटेंट हैं कैप्टन DD सकलानी, जो कि उनके सहयोगी हैं उनकी मदद करने के लिए। ये दोनों एक तरीके से देखने की कोशिश करते, क्योंकि ये लोग तो रहते हैं अल्फा कंपनी जहाँ पर बेस कैंप है, लेकिन अगर हम लोग समझें जो रिजांगला पर कौन लोग मौजूद हैं तो वहाँ पर 120 सैनिक और एक अफसर वहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है मेजर शैतान सिंह। फिर उसके बाद हम लोग इस किताब पर अगर हम लोग जाने की कोशिश करें, इस पे कुलप्रीत यादव साहब ने ऐसा लिखा है मानो हमारे सामने रिजांगला की पहाड़ियाँ होंगी, 120 जवान वहीं पर होंगे, मेजर शैतान सिंह उनके कंपनी कमांडर उनको लीडअप कर रहे हैं, वो बना देते हैं अपने प्लाटून्स। उसको जो 120 जवान हैं उनको भी वो एक तरीके से प्लाटून्स में तोड़ देते हैं। पहला बनता है प्लाटून 7, एक बनता है प्लाटून 8 और एक बनता है प्लाटून 9। प्लाटून 7 के जो एक तरीके से प्लाटून कमांडर हैं उनका नाम है नायब सूबेदार सूरजाराम। प्लाटून कमांडर 8 के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं एक तरीके से उनका नाम है प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरिराम। और फिर उसके बाद जो प्लाटून 9 है उसके जो कमांडर है प्लाटून कमांडर, उनका नाम है नायब सूबेदार रामचंद्र। इन तीनों लोगों से लगातार मेजर शैतान सिंह बार बार ये बताते हैं कि आप अपने बंकर को किस तरीके से बनाइए, अपने आर्म्स एम्युनिशंस को कैसे फिट करिए, मोटार को कैसे फिट करिए, अपनी LMGs को कैसे फिट करिए। और फिर उसके बाद इन किताबों के पन्नों को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये बहुत बड़ा फेलियर था इंडियन, एक तरीके से इंडियन आर्मी का बोलें या इंडियन एयरफोर्स का बोलें या इंडियन नेवी का बोलें, या यूँ कहें कि तमाम सारी जो सैन्य टुकड़ियाँ हैं, भारत की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है। देश के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उससे पहले वो श्रीलंका के दौरे पर हैं। 18 अक्टूबर को जब अटैक शुरू होता है चाइना के द्वारा और 24 अक्टूबर तक चलता है, तो 16 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका से वापस लौटते हैं। तत्कालीन देश के विदेश मंत्री जो कि कृष्ण मेनन साहब हैं, उनको भी एक तरीके से मालूम नहीं चलता है। जो कि आर्मी के जो जनरल हैं उनका नाम है BM कॉल, और BM कॉल भी छुट्टियां मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और उसके बाद उनको भी मालूम नहीं चलता है कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन एक सडन अटैक आता है और एक सडन अटैक किस तरीके से बहुत बड़ा नुकसान भारत का कर देता है। जो बहुत सारे इलाके जो भारत के थे उन पर एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करता है चाइना। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग समझने की इसको कोशिश करें, इस किताब के पन्नों को पलटने की कोशिश करें। अलग अलग पन्नों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ पन्नों पर विशेष जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तमाम सारी चीज़ें हैं कि हमको जानकारी देते हैं कि क्या ऐसा हुआ था 1962 में।
1962 में हम लोग ये कहते रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन रॉबर्ट लॉकहार्ट जो कि उस समय के जनरल थे और मेजर जनरल ए रुद्रा अपनी किताब में ये बताते हैं कि जब जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के पास जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इस समय का जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाइए, ताकि जो हमारी डिफेंस पॉलिसीज़ हैं हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं और ताकि हम मजबूती से अपने बॉर्डर इलाकों पर अच्छे से मजबूती से अपनी सेना के लिए लॉजिस्टिक पहुंचा सकें। क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक हमारे देश के सिपाहियों के पास 303 राइफल्स ही थी, लेकिन अब MMGs की बात हो गई थी, ऑटोमेटिक मशीन गन्स की बात हो गई थी। ऐसी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक्स उस समय टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी थी। इसके लिए रॉबर्ट लॉकहार्ट जब देश के प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ होते, गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, जब हम किसी से लड़ाई नहीं करें तो दूसरा देश हमसे लड़ाई क्यों करेगा। यह देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की बात थी और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ही काफ़ी है, वी डोंट नीड एनी आर्मी इन आवर एरिया। और वो कहते हैं इस बात को कि हमारी पुलिस काफ़ी है, हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये दर्शाता है कि हम कितने गहरे पानी में उस समय थे कि हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर अटैक कभी ना कभी कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे ऐसे वाक़या इसमें इस किताब में लिखे हैं। तो एक ऐसा वाक़या है जो कि मेजर सितान सिंह, जो कि इसके कंपनी कमांडर थे 13th कुमाऊं रेजिमेंट के, और वो भी चार्ली कंपनी के, क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं, अल्फ़ा, ब्रावो, डेल्टा और चार्ली। तो चार्ली के कंपनी कमांडर थे। हालांकि इन पूरे के अल्फ़ा, ब्रावो, डेल्टा और चार्ली के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा, और कंपनी कमांडर जो कि 13th कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के थे वो थे मेजर सितान सिंह। तो मेजर सितान सिंह अलग अलग वाक़या आप लोगों के बीच में मैं रखता हूँ। तो जो प्लाटून 8 पे जब पहुँचते हैं तो प्लाटून 8 के जो प्लाटून कमांडर हैं उनका नाम है नायब सूबेदार हरिराम। तो वो हरिराम के पास जब वो पहुँचते हैं तो वो हरिराम उनसे पूछते हैं, उनसे चाय के लिए पूछते हैं, चाय कि आप चाय पियेंगे। तो मेजर सितान सिंह चाय पीते हैं। चाय पीते पीते प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरिराम को लगता है कि अब मैं एक बात इनसे कह सकता हूँ। तो जब वो चाय पीते रहते हैं मेजर सितान सिंह, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक सिपाही है, शेर सिंह उसका नाम है, और शेर सिंह की माँ की बहुत तबीयत खराब है, वो घर जाना चाहता है। मेजर सितान सिंह सिपाही शेर सिंह को अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो सिपाही शेर सिंह उनसे कहते हैं कि मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन मेजर सितान सिंह साहब की बात अगर आप सुनना तो आप सब लोग बोलेंगे कि उस मैदानी जंग में वो शख्स क्या कह रहे हैं, कैसे वो प्रेरणा देते हैं, कैसे वो पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं अपने उस सोल्जर को, अपने उस सैनिक को। वो कहते हैं कि देखिए सिपाही शेर सिंह, यहाँ से कौन बच कर के जाएगा ये तो मालूम नहीं है। अगर मैं बच के वापस चले जाऊँगा तो ज़िंदगी भर तुम्हारी माता जी का ख्याल मैं रखूँगा, और अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और तुम अगर बच जाते हो तो तुम मेरी माँ का ख्याल रखना ज़िंदगी भर। उसके बाद वो सिपाही शेर सिंह ज़ोर से गले लगा देता है मेजर सितान सिंह को, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर दृढ़ संकल्प करता है कि क्या बात उन्होंने कह दी, सबकी माएँ सबका इंतज़ार कर रही हैं घर पर कि हमारे बच्चे वापस सकुशल पहुंच पाएंगे। ऐसे ही सिपाही शेर सिंह को फिर मालूम होता है कि उनकी भी माँ इंतज़ार कर रही है मेजर सितान सिंह साहब का। फिर अपने मन बदल देते हैं, युद्ध में बने रहते हैं। ऐसी एक वाक़या, क्योंकि अलग अलग प्लाटून्स पे वो जा रहे थे, एक प्लाटून पर पहुंचते हैं, प्लाटून 9 पर वो जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो प्लाटून कमांडर है नायब सूबेदार रामचंद्र, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अपने बटमैन को कहते हैं कि देखिए जो मेरे बादाम है उसको लेकर के आओ, जो मेरा बैग है उससे बादाम लेकर के आओ। हालांकि वो इस बात की बात भी रखते हैं, वो कहते हैं कि देखिए प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार रामचंद्र साहब, फ़ौज में दिमाग की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सब लोगों को भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल दुश्मन को अपनी गोली से मारना है, ये दिमाग में रखना है। पर फिर भी मैं तुम सब लोगों के लिए बादाम लेकर के आया हूँ, आप सब लोग अपना दिमाग को तेज़ करते रहिए और दुश्मनों को कैसे भून डालना है, दुश्मनों को कैसे मार गिराना है, उसके लिए अपना दिमाग तेज़ करिए।
तो ऐसे मोटिवेट करते थे और अधिकतर वो अपना समय अपनी प्लाटून्स पे देते थे, प्लाटून 7, प्लाटून 8, प्लाटून 9, जो कि डिवाइड की थी इन्होंने 13th कुमाऊं रेजिमेंट की, वो चार्ली कंपनी को ऐसा उन्होंने डिवाइड किया था। ऐसी जब वो क्या होता है कि एक और वाक़या इस किताब में दर्ज है, वो कहते हैं कि प्लाटून 8 पर जब वो पहुंचते हैं, जहां पर प्लाटून कमांडर नायब हरीराम वहां पर मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि जी भैया वहां पर उनको एक टेलीफोन आता है, मेजर शैतान सिंह जो कि कंपनी कमांडर हैं चार्ली कंपनी के, उनको फ़ोन आता है 13th कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर का, सीओ का एक फ़ोन आता है। और फ़ोन पर जब वो वार्तालाप करते तो वो कहते हैं कि देखिए मेजर शैतान साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो ब्रिगेड कमांडर हैं ब्रिगेडियर TN रैना जी, उन्होंने कहा है कि अगर रेजांगला पर जहाँ पर आप तैनात हैं वहाँ पर अगर आप लोग नहीं कम्पीट कर पाए चाइना के ट्रूप का, चाइना के साथ लड़ाई करने में अगर आपको असमर्थता लगेगी तो आप वहाँ से रिट्रीट बैक हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मेजर शैतान सिंह साहब ने क्या उत्तर दिया अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा को, कि उन्होंने कहा कि वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, अंतिम आदमी अंतिम बुलेट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। और यही बात उसके बाद टेलीफोन रेडियो ऑपरेटर के बाद फ़ोन रखने के बाद वो अपने प्लाटून कमांडर हरीराम को पूछते हैं, प्लाटून 8 के कमांडिंग प्लाटून कमांडर को, कि प्लाटून कमांडर साहब नायब सूबेदार हरीराम, क्या आप इस युद्ध से वापस जाना चाहते हैं? और प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरीराम साहब का भी अगर आप लोग जवाब सुनेंगे तो आप मानेंगे कि देश के वीर सपूत किस तरीके से लड़ते हैं, उन बॉर्डर के इलाकों पर हो चाहे कहीं पर भी लड़ना हो, उनके अंदर जो जोश जज्बा है देश के लिए मर मिटने का, उस जवाब को अगर आप लोग सुनेंगे तो वो कहते हैं कि जी 13th कुमाऊं रेजिमेंट 100% अहीर है। अहीर वो लोग हैं जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और अधिकतर उसमें हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग थे। और वहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जो अपने गांव के किसी व्यक्ति अगर कोई शहीद होता है तो उस पर वो नाज करते हैं, कोई अगर युद्ध नहीं लड़ा होगा तो उसको बहुत वो गलत निगाह से उसको देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हम 100% अहीर हैं, हम बिल्कुल युद्ध में बने रहेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, हम दुश्मनों को मार गिराएंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा 1857 की जब पहला युद्ध हुआ, जो पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का, उसमें अहीर लोगों ने, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके 70 जवानों को मौत के घाट उतारा और उनके 2 अधिकारियों को भी मौत के घाट उतारा। और वो थी लड़ाई नरनौल की लड़ाई। नरनौल वो इलाका जो कि नसीबपुर एक जगह है, नसीबपुर जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और नसीबपुर के थोड़ा बगल में एक जगह है नरनौल। और राजा तुलाराम उनकी अगुवाई में क्या हुआ कि अहीर लोगों ने लड़ाई लड़ी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, ताकि ब्रिटिश हुकूमत जिन्होंने कि 200 सालों से हम सब लोगों को एक तरीके से गुलाम बना करके रखा, हमारे ऊपर एक तरीके से डोमिनेशन करने की कोशिश करी और एक तरीके से हमारे ऊपर रूल किया, उनको खदेड़ भगाने के लिए अहीर लोगों ने अपनी जो कि जान की बाजी लगा दी और 70 लोगों को मौत के घाट उतारा। तो 1857 की याद दिला दी प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरीराम साहब ने। तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग अहीर हैं, हम देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, और हम लोग किस मुंह से कभी अपने गांव वालों को याददाश्त में रखेंगे कि हम लोग भाग के आ गए थे। लेकिन वो मेजर शैतान सिंह साहब यही बात कहते हैं कि वी विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक की लड़ाई के लिए वो अपना सहयोग देते हैं। और प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरीराम साहब के जवाब जब वो सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा एक वाक्य इसमें भी लिखा। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका एक और प्लाटून है जो प्लाटून 7 है, उसके जो 2 सिपाही हैं उनकी वीरता के बारे में उन्होंने क्या बात कही है। एक है नायक गुलाब सिंह और एक है लांस नायक सिंहराम जिसकी हाइट है 6 फीट और 2 इंच की है, बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, हरियाणा के रहने वाले, वो भी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आने वाले। और प्लाटून 7 में जब वो अपने जो प्लाटून कमांडर हैं सूरजाराम, प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार सूरजाराम साहब से पूछते, क्योंकि उनका आर्म्स अम्युनिशन, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हुआ है कि अगर हम लोग समझें 1962 में 18 अक्टूबर 1962 को एक तरीके से अचानक से युद्ध हुआ, 24 अक्टूबर को एक तरीके से युद्ध रोक दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब वो तारीख आती है 18 नवंबर की सुबह 2:15 पर
सुबह के 2:15 पर चाइना ट्रूप्स ने एक तरीके से अचानक से, सुबह मतलब उस समय रात का समय है, हालांकि सुबह हो चुकी है 12 बजे के बाद, लेकिन अचानक से अटैक किया है चाइना ने। और ये अलग अलग प्लाटून्स जो बनी हैं, उनके जो ये तमाम सारे जो सैनिक हैं, ये बिल्कुल चौकन्ने हैं, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता है। फिर से चाइना के तमाम सारे जो जवान हैं वो एक तरीके से आक्रमण करने के लिए इन रेजांगला पर पहुंचते हैं, लेकिन सिंगराम और जो कि नायक हैं गुलाब सिंह, इन दोनों लोगों के आर्म्स अम्युनिशंस खत्म हो चुके, क्योंकि इनकी जो प्लाटून 7 है वो लगातार लड़ाई लड़ रही थी। अपने प्लाटून कमांडर सूर्याराम साहब से परमिशन लेते हैं कि हम वहीं पहुंचेंगे, उनकी जो जगह है जहां से वो फायरिंग कर रहे हैं, चाइना के लोग, चाइना के जो सैनिक हैं वो जहां से फायरिंग कर रहे हैं, हम भी वहीं पर पहुंचें। और हम वहां जब पहुंच जाएंगे तो हम बिल्कुल, चाहे हम हाथ से लड़ें, खुकरी से लड़ें, कैसे लड़ें, हम वहाँ लड़ने के लिए जाना चाहते हैं। नायब सूबेदार सूर्याराम उनको एक तरीके से परमिशन देते हैं। अपनी LMG लेकर के जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोगों को मौत के घाट तो उतारते ही हैं, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर मैन टू मैन फाइट होती है। सूर्याराम के जो ये 2 सिपाही हैं, चाहे वो गुलाब सिंह हो चाहे वो सिंगराम हो, दोनों चाइना के उन तमाम सारे सैनिकों को पकड़ते हैं। बहुत सारे सैनिकों के साथ वो लड़ाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो हाथ से ही मार देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक जो चाइना का जो सैनिक है वो अपनी जो ऑटोमेटिक मशीन गन है उनसे इन दोनों को शहीद कर देता है। तो ऐसे वीर सपूत भारत के जवान थे, ऐसे लड़ते थे। और बहुत सारी गाथाएं इस किताब में दर्ज हैं, जैसे कि जब 17 नवंबर की बात थी, क्योंकि 18 नवंबर को अटैक हो चुका था फिर से, 18 नवंबर 1962 को, और 17 नवंबर को एक खत आता है जो कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले थे मेजर शैतान सिंह, उनको खत आता है। खत पढ़ते पढ़ते वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और आप भी सुनेंगे कि तो 17 नवंबर को जो खत उनको मिला तो उनके घर से ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर जोधपुर में बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला दी है कि मेजर शैतान सिंह शहीद हो चुके हैं। तो वो बहुत हंसते हैं। तब तक जो बेस कैंप है अल्फा कंपनी जहाँ पर है, और लेफ्टिनेंट कर्नल HS ढींगरा जो कि वहाँ पर, जो कि 13th कुमाऊं रेजिमेंट के जो कि वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके जो एडजुटेंट हैं कैप्टन DD सकलानी, फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं मेजर शैतान सिंह साहब को। मेजर शैतान सिंह फ़ोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि हेलो कैप्टन, हाउ आर यू। कैप्टन साहब को फिर से वही बात बताते हैं कि आज मेरे घर से जोधपुर से खत आया है और वहाँ पर अफवाह उड़ चुकी है कि मैं शहीद हो चुका हूँ। फिर उसके बाद फ़ोन रख देते हैं, लेकिन फिर से एडजुटेंट कैप्टन DD सकलानी फिर से वहाँ फ़ोन करते हैं। चार्ली कंपनी जो कि रेजांगला पर खड़ी है उसको फिर से फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे घर बात करूं, ताकि उनको एक तरीके से ये जानकारी देने के लिए कि नहीं, मेजर शैतान सिंह बिल्कुल ज़िंदा हैं, स्वस्थ हैं, सही हैं और युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन कैब मेजर शैतान सिंह मना कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक और बात है कि जब 18 तारीख की सुबह 8:15 पर फिर से क्या होता है कि लगातार जब फायरिंग हो रही है उस रेजांगला वाले इलाके पर। रेजांगला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो नज़दीक है चुशूल के। अगर रेजांगला भी कैप्चर कर देता है चाइना तो उसके बाद चुशूल को भी एक तरीके से कैप्चर कर देगा और उसके बाद लेह तक पहुंच जाएगा। लेकिन इन तमाम सारे वीर सैनिकों की, वीर सिपाहियों की जो जोश है, जो इनका एक तरीके सुप्रीम सेक्रीफाइस भी इन्होंने दिया, उस तमाम सब चीज़ों की बदौलत ये हुआ कि हम सब लोग वहाँ पर विजय पताका ज़रूर हमने फहराई। लेकिन 8:15 पर क्या हो जाता है कि एक बस फायर लगता है मेजर शैतान सिंह साहब को, और उनके रेडियो ऑपरेटर जो उनके साथ चल रहे हैं उनका नाम है सिपाही रामचंद्र। उनका नाम भी सिपाही रामचंद्र है, और प्लाटून कमांडर 8 के जो नायब सूबेदार हैं उनका नाम भी रामचंद्र है। फिर उसके बाद हम लोग समझे जब बस लग जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि रामचंद्र जो कि सिपाही रामचंद्र हैं, जो कि उनके रेडियो ऑपरेटर हैं, उनको कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और तुम चुशूल पहुँचो कैसे करके, ताकि कंपनी को ये बता दो, 13th कुमाऊं रेजिमेंट को ये बताओ कि हमारे इन वीर सैनिकों ने कितनी वीरता से यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, और तुम वहाँ पहुँचो ये बताने के लिए। वो कहते कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो कहते हैं रामचंद्र, ये मेरा आदेश है, ये कंपनी कमांडर का आदेश है कि तुम नीचे पहुँचो, अल्फा कंपनी में पहुँचो, वहाँ ये बताओ
कि 120 जवानों ने किस तरीके से अपनी वीरता का परिचय देते हुए 1300 चाइना के सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। ये वीरता का परिचय देने के लिए बात कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम नीचे पहुंचो, लेकिन फिर भी उनको ये मालूम होता है सिपाही रामचंद्र को कि अपने कंपनी कमांडर को किसी भी हालत में वो चाइना के उन सैनिकों के हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया भी वहाँ पर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो इंजर्ड हो जा रहे थे तो धर्मपाल दहिया इंजेक्शन लगा रहे थे, उनको फौरी तौर पर एक तरीके से रेमेडी वहाँ पर दे रहे थे, एक तरीके से इमरजेंसी उनको सर्विसेज दे रहे थे। वहाँ पर एक तरीके से सिपाही निहाल सिंह जो कि 21 साल की उनकी उम्र थी उस दिन, वो वहाँ उनको एक तरीके से प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिया जाता है चाइना के ट्रूप्स द्वारा। फिर उसके बाद ये जब बेस कैंप पर पहुँचते हैं, चाहे वो सिपाही रामचंद्र हो, निहाल सिंह साहब हो, निहाल सिंह रात में एक अंधेरे में जब उनको प्रिजनर बना दिया जाता है, लेकिन रात में वो अंधेरे में कामयाब हो जाते हैं वहाँ से भाग निकले में, जो कि चाइना का जो एक तरीके से बंकर था वहाँ से निकलने में वो कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो भी अल्फा कंपनी जो कि चुशूल में बेस्ड है वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. डिंगरा जो कि कमांडिंग ऑफिसर है 13 कुमाऊं रेजिमेंट के, उन तक ये इत्तला करते हैं, ये बताते हैं कि हमारे वीर जवान कैसे लड़े। लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. डिंगरा इसकी जानकारी उस समय के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना साहब को देते हैं। तपेश्वर नारायण रैना जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, बाद में वो देश के सेनाध्यक्ष बनते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि टी.एन. रैना साहब को भी ये लगा कि शायद ये जवान गलत बोल रहे हैं ताकि इनका कोर्ट मार्शल ना हो। लेकिन ये नवंबर का महीना था, उसके बाद वहाँ बर्फबारी लगातार जारी थी। 3 महीनों के बाद लद्दाख का एक गडेरिया रिजांगला पहुंचता है। वहाँ देखता है कि वीर सैनिक जो कि सेना की वर्दी में वहाँ पर लोग हैं, हालांकि वो लोग शहीद हो चुके हैं, और वहाँ पर वो ये तमाम सारी इत्तला पहुँचाते हैं नीचे। ब्रिगेड कमांडर टी.एन. रैना एक सर्च कमेटी बनाते हैं, खुद उसको वो लीड करते हैं। तपेश्वर नारायण रैना उनके साथ चलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. डिंगरा जो कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। जब सर्च पार्टी 10 फरवरी को पहुंचती है, 10 फरवरी 1963, 10th ऑफ फरवरी 1963 को टी.एन. रैना ब्रिगेड कमांडर जो कि ब्रिगेडियर टी.एन. रैना है, उनकी अगुवाई में ये सब लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं रिजांगला पर, तो ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध अभी भी चल रहा हो। देश के उन वीर सपूतों के बारे में अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करें तो वो ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी लड़ रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें बिल्कुल वैसी की वैसे थी, बर्फ़ उनके ऊपर जम चुकी थी। वहाँ पहुँचते हैं, तमाम सारी चीज़ें वो देखते हैं। सिंग्राम को भी वो देखते हैं कि वो किस बहादुरी से लड़े होंगे, और चाइना के वो जो सिपाही हैं उनकी जो गन है उनके ठीक आगे वाले पार्ट पर अगर हम लोग देखें तो सिंग्राम शहीद हुए थे। ऐसे बहुत सारे जो जवान थे, और बाद में वो सर्च पार्टी उन तमाम सारे लोगों को, अभी रिजांगला मेमोरियल बना है। देश के तत्कालीन जो अभी वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, और जो मगर हिल पर जो ब्रावो डेल्टा कंपनी के जो कमांडर थे, पोस्ट कमांडर रघुनाथ वी जतर, तो उनको भी वहाँ पर ले जाते हैं। अभी वो बहुत भावुक दृश्य अगर आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले, तो देश के तत्कालीन जो और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब ने रिजांगला मेमोरियल का एक तरीके से उद्घाटन किया है। और ये रिजांगला ये दर्शाता है कि भारत के वीर सिपाहियों ने कितनी मजबूती के साथ अपनी वीरता, शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया। और उसके बाद 18 नवंबर को जब अटैक हुआ तो उसके बाद उनको 18 नवंबर को ही सीज फायर करना पड़ा। उसके बाद वो रिट्रीट बैक हो गए चाइना के लोग, चाइना के सैनिक वापस हो गए। उनको लगा कि 120 लोगों ने जब 1300 लोगों को मार दिया है तो इसका मतलब बहुत बड़ी नफरी, बहुत बड़ी तादाद में भारत के सिपाही हैं वहाँ पर मौजूद, और हम उनके आगे नहीं टिक पाएंगे। तो ये किताब है द बैटल ऑफ रिजांगला। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिसर्च किया है। नाम, नमक और निशान के बारे में उन्होंने कहा है कि देश के वीर सिपाहियों ने किस तरीके से लड़ा है। और मैं आप सब लोगों के बीच में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक जगह उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और मुझे लगा कि शायद आप लोगों के बीच में कहना चाहिए। तो एक जगह यहाँ पर ये कहती है कि क्यों उन्होंने ये लड़ा और कितने जोश उन्होंने भरा, तो ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। जो सीओ हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने जो लिखा
अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा ने, उन्होंने जो लिखा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इसे पढ़ रहा हूँ। आप लोग जब सुनेंगे तो आप सब लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। और सच में देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता हम सब लोगों के अंदर होनी चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन इस देश के लिए कुर्बानी देना, इस देश के लिए शहीद होना, इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना शायद कुछ अलग बात है। तो शायद कंपनी कमांडर के साथ साथ हम ये कहें कि कमांडिंग ऑफिसर ने मोटिवेट करते हुए क्या कहा 13th कुमाऊं रेजिमेंट को। उन्होंने कहा, 13 कुमाऊं के बहादुर योद्धाओं, अब वो दिन दूर नहीं जिसका हर फौजी इंतजार करता है। बहुत से लोग बगैर लड़ाई लड़े ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को भारत माता अपनी रक्षा करने का मौका देती है। इस बार भारत माता ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए हमें चुना है। हमने अपने जोश और बहादुरी का परिचय कई बार दिया है, लेकिन इस बार दुश्मन नया है, क्योंकि इससे पहले दुश्मन पाकिस्तान हुआ करता था, तो 1962 में नया दुश्मन आया था, चाइना। चीन सोच रहा है कि जैसे 20 अक्टूबर को उसने हमारे साथ दगाबाजी से हमारी ज़मीन छीन ली है, वैसे ही वो अब चुशूल भी छीन लेगा। लेकिन उसे पता नहीं है कि यहाँ कौन बैठा है। 13 कुमाऊं के बहादुरों, दुश्मन को सबक सिखाने का समय आ गया है। हमारे अहीर जवान, जिनके पूर्वजों ने 1857 में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे, उन्हीं का खून आप सबके रगों में दौड़ रहा है। चीन को हमारे बारे में अभी पता नहीं है। अगर वो इस तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। अगर वो इस तरफ अटैक करने के लिए आता है तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। ये भारत माता की धरती है। हम इस बैटलफील्ड को चीन की सबसे बड़ी गलती साबित करके ही दम लेंगे। बहादुरों, हम लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। जय हिंद। तो ये कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा ने युद्ध में उस मैदान में रहते हुए अपने उन तमाम सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए तमाम सारी चीज़ें कही। नाम नमक निशान के लिए आप सब लोग लड़ाई लड़ें, हम सब लोग लड़ाई लड़ें। और उन तमाम सारे वीर योद्धाओं ने, जो कि हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो प्लाटून कमांडर सूरजाराम हो 7 के, प्लाटून कमांडर नायब सूबेदार हरिराम हो प्लाटून 8 के, प्लाटून कमांडर और नायब सूबेदार रामचंद्र हों प्लाटून 9 के, इनको एक तरीके से वीर चक्र से नवाजा गया। और मेजर शैतान सिंह साहब को देश का और सेना का सर्वोच्च, जो कि वीरता का पुरस्कार है, परमवीर चक्र से नवाजा गया। आप सब लोग ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में हमेशा जानकारी लेते रहें, उनको जानते रहिए, क्योंकि हम सब लोग ऐसे वीर सैनिकों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और 120 जवानों ने 1300 लोगों को मौत के घाट उतारा, और वो जगह थी रेजांगला। तो चाइना को भी हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस समय हमारे पास आर्म्स, अम्युनिशंस, तमाम सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक, बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा है कि हम सब लोग ऐसा कभी अटैक हुआ तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय